Welcome back, Ji. We were talking about various types of an incentive pay plans, और उसमें सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास आ रही है output based plans. So when we talk about output based plans, in some situations, this can be an explicitly measurable aspect. In many organizations, it's hard either to define the output in these cases. An incentive pay plan is not a good idea. Piece work like in stitching industry. So बाज organizations के हवाले से आपका जो output based plan है वो easy to measure है. जैसे स्टिचिंग का एक्सप्रेशन कोट किया जा रहा है कि आपने कितनी टी शर्ट्स स्टिच की, तो हर टी शर्ट के अगेंस्ट आपको एक ऑप्शन ऑफ इंसेंटिव वो मिल सकती है. लेकिन कई तरह के सर्विस एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि डायरेक्टली हमारे पास आउटपुट को मेजर करना शॉर्ट टर्म में वो मुमकिन नहीं हो पाता. सो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम इस आउटपुट बेस्ड प्लान को वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. The second option we have is time based plans. जैसे कि amount of production and amount of time are two variables like in automobile industry or mechanical jobs. ठीक है. सो अब टाइम बेस्ड प्लान्स के अंदर नो डाउट आप एक टाइम फ्रेम एलोकेट करोगे जिस टाइम फ्रेम के अगेंस्ट the incentives are calculated. Likewise, if you talk about gain sharing, so in gain sharing, employees participate in improving organization performance and then share in the financial benefits, that is the cost controls. Okay, कि अगर आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, and you are there to implement the cost control mechanisms and cost control procedures. So उस सूरत में the greater the amount you save, तो उसके मुताबिक आपको गेन शेयरिंग वो मिल जाएगी. जबकि प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जो हमारे पास अनदर टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि द कंपनी पुट्स अ पोर्शन ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट इनटू अ पूल दैट इज स्प्लिट अमंग एलिजिबल एम्प्लॉइज. जैसे लाहौर में एक टेक्सटाइल यूनिट है विच इज शाहकाम. सो शाहकाम इंडस्ट्रीज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, और ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो एम्प्लॉइज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि दे कंट्रीब्यूट मोर टू गेट मोर. Now, various types of an incentive pay program, हमारा concern वो शुरू हो रहा है. इसमें अगर हम individual level context में चीजों को देखें, तो individual level context में piece rate, sales commission, bonuses, special recognition जिसमें कि trips वगैरह आप arrange करके देते हो, safety awards, ये सब individual performance के साथ associated होंगे. अगर हम ग्रुप एंड टीम बेस्ड की बात करें तो उसमें गेन शेयरिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, ये आपके क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स जैसे डेवलप किए जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट ओवरऑल कम होने के ऊपर उनके साथ शेयरिंग की जाएगी, तो ये आपके ग्रुप बेस्ड इंसेंटिव पे प्लान्स वो कहलाएंगे. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड की बात करें तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इस तरह के हमारे पास एस्पेक्ट्स वो मौजूद हैं. अब वेरियस टाइप्स ऑफ एन इंसेंटिव पे प्लान्स हम देख लेते हैं. इंडिविजुअल पे प्लान्स की जब डिजाइनिंग आपने करनी हो तो उसमें क्वांटिटी ऑफ वर्क आउटपुट, क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट, मंथली सेल्स, वर्क सेफ्टी रिकॉर्ड्स, इस तरह के एस्पेक्ट्स यूज किए जाएंगे. अगर हम ग्रुप इंसेंटिव प्रोग्राम्स की मेजरमेंट की बात करें तो उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लेबर कॉस्ट सेविंग्स, मटेरियल्स कॉस्ट सेविंग्स, रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स, सर्विसेज कॉस्ट सेविंग्स, ये आपके मेजरिंग पैरामीटर्स होंगे इंसेंटिव प्रोग्राम्स के. और याद रखिएगा कि इन तमाम बातों को बहुत डिटेल में और टेक्निकली समझना जरूरी इसलिए होगा कि जब आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप करने हैं, जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल्स फिल आउट करने हैं, तो उस वक्त इन तमाम चीजों के जो मेजर्स होंगे दे वुड बी काउंटेड. लाइकवाइज जब हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड पे प्लान्स की डिजाइनिंग की बात करेंगे तो उसमें कंपनी प्रॉफिट्स, कॉस्ट कंटेनमेंट, ओवरऑल पूरी कंपनी के हवाले से बात हो रही है, मार्केट शेयर कितना कैप्चर हो रहा है, सेल्स रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं, इन चीजों को फोकस किया जाता है. तो अब हमने ये चीज विजुअलाइज की कि इंसेंटिव पे प्लान्स में इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्टेक्स्ट किस किस्म के हैं, और उन कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स वो क्या हैं. इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स जब आप डेवलप करो तो वी हैव गॉट सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद दीज. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स के एडवांटेजेस देखते हैं. इसमें सबसे पहला एडवांटेज है हेल्प्स रिलेट पे टू परफॉर्मेंस.
जो जितना काम कर रहा है उतना उसको पैसा मिल रहा है. Promotes equitable distribution of compensation, तो over rewarded और under rewarded वो कोई नहीं होगा. It would be all linked with output to input ratio in predefined situations and established merit. इसी तरह helps retain best performers, compatible with America के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है कि compatible with America's individualistic culture, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल एफर्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है कलेक्टिव एफर्ट की बजाय. लेकिन अगर हम इसको जापानीज कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पर शायद इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स जो हैं वो ज्यादा करामत मेथड ना हो, बिकॉज इन जापानीज कल्चर देयर इज कलेक्टिविज्म. ओके, तो ये हमें एक और हिंट मिल गया कि बेस्ड अपॉन द रीजन इन विच यू आर ऑपरेटिंग, उसके मुताबिक आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा पैकेज प्लान वो होगा. सो डिसएडवांटेजेस के केस में अगर हम इंसेंटिव पे प्लान्स की बात करें तो मे प्रमोट इनफ्लेक्सिबिलिटी, सो लोग वुड बी अंडरगोइंग वर्क प्रेशर्स. अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स में हैम्पर एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो अब ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश क्या करती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स देती है ताकि आप अपनी एफर्ट को और ज्यादा वहां पर पुट करो, विच इज ऑल क्रिएटिंग लाइक जॉब एंजाइटी, जॉब स्ट्रेस. इसी तरह सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन इज टाइम कंज्यूमिंग. फैक्टर्स बियॉन्ड एम्प्लॉयज कंट्रोल अफेक्ट आउटकम. अगेन मेरे पास इसकी जो बेस्ट एग्जांपल आ सकती है वो आपकी पैंडेमिक सिचुएशन है कि आपने इंसेंटिव पे प्लान्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो स्ट्रक्चर था वो डेवलप किया हुआ है, आपकी सारी पॉलिसीज के ऊपर बेस कर रही है. अब पैंडेमिक का हो जाना किसी एक इनफरादी शख्स की कोशिश या किसी इनफरादी शख्स का इशू वो नहीं है. ओके, तो जब एनवायरमेंटल कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स आपको प्रेशराइज करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्या इंसेंटिव पे प्लान्स को आप किस तरीके से वैलिडेट वो करोगे. So therefore the point was that factors beyond employees control may affect the outcomes. So factors not rewarded may be overlooked. और obviously जिन चीजों को ऑर्गेनाइजेशन ने रिवॉर्ड एसोसिएट जिनके साथ नहीं किया होगा, लोग उन चीजों के ऊपर फोकस भी वो नहीं करेंगे. ओके, सो हर एक एस्पेक्ट के हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखना है कि क्या क्या उसमें हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कहां कहां पर हमारे लिए कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं. अब अगर हम ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स की बात करें तो इट इज सेड कि रिवॉर्ड्स एम्प्लॉइज फॉर देयर कलेक्टिव परफॉर्मेंस, और ये ऑब्वियसली आपका जो जापानीज स्टाइल ऑफ वर्किंग है वहां पर ज्यादा एप्लीकेबल है. its use like group incentive plans के हवाले से बात हो रही है has increased in industry. Two types इसमें हम जनरली डिस्कस करते हैं, एक टीम बेस्ड और स्मॉल ग्रुप बेस्ड ओरिएंटेशन है और एक आपकी गेन शेयरिंग, इसके ऊपर हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि incentives based on companies improve productivity based on your leadership aspect and involves employee participation, includes bonuses. तो इसके कई शेप्स जो है हमारे पास, कई इसके जो सूरत हाल है हमारे पास वो आ सकती है. और अगर हम थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें विच इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान, तो उस सूरत में इट इज सेड कि रिवॉर्ड्स एम्प्लॉइज व्हेन कंपनी मीट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. अब कंपनी ने अपने विजन के मुताबिक जो भी स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उन ऑब्जेक्टिव्स की जो अचीवमेंट है दैट वुड बी बेसिकली द डिसाइडिंग पैरामीटर. सो प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या हमारे पास एस्पेक्ट आ सकते हैं. और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होगा? इक्वल पेमेंट्स तमाम एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, प्रोपोर्शनल पेमेंट बेस्ड ऑन एनुअल सैलरी, और द थर्ड ऑप्शन कैन बी प्रोपोर्शनल पेमेंट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स. ओके, तो डिफरेंट तरह के कंसर्न्स में अगेन इन तमाम चीजों को हमने डिसाइड कैसे करना है. हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, हमें यह देखना है कि टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज क्या हैं, हमें यह देखना है कि इंडस्ट्री के अंदर एस्टैब्लिश्ड मेथड्स ऑलरेडी क्या चल रहे हैं, और हमें यह देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरियात क्या हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को पिक करके अपनी पॉलिसी, अपना पैकेज प्लान वो डेवलप करते हो. अब जब हम इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. There can be positive incentive, which is in terms of rewards, and these are the things which employee value. And there can be even negative incentives. क्या को outcome तो मिल रहा है, but that is obviously not desirable. That is in terms of punishment and things employee like to avoid. Okay? तो
अब इन दो एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखकर कि वन थिंग यू वांट टू हैव एंड अदर थिंग यू वांट टू अवॉइड, इन दो बातों को जहन में रखकर individuals tend to be more strongly motivated by the potential of earning rewards than by the fear of punishment. तो ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव इंसेंटिव्स का जो रोल है वो एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कि आप उसको पनिशमेंट या थ्रेट्स के जरिए मोटिवेट करने की कोशिश वो करो. अब हम डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल, जब हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं तो मॉनेटरी पनिशमेंट क्या हो सकती है? द मॉनेटरी पनिशमेंट में इंक्लूड जीरो सैलरी इंक्रीज, जीरो बोनस एंड ऑब्वियसली जीरो प्रीरेक्विजिट्स. ठीक है, आपको कोई भी चीज मॉनेटरी टर्म्स में बेहतर नहीं मिल रही. जबकि नॉन मॉनेटरी अगर हम पनिशमेंट्स की बात करें तो इंटरफेरेंस ऑन जॉब फ्रॉम सुपरवाइजर, हर वक्त आपको आके टोका जा रहा है, आपको जो है वो रोका जा रहा है काम से. देयर माइट बी लॉस ऑफ जॉब, देयर कैन बी असाइनमेंट टू अनइम्पोर्टेंट टास्क्स, आपकी जॉब से चैलेंजिंग टास्क निकाल दिए गए और अब आप एक बिल्कुल रूटीन बेस्ड काम के अंदर इन्वॉल्व हो गए हो जिसमें कि कोई आपके लिए मोटिवेशन एज सच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ इनोवेशन नहीं है. इट कैन बी नो प्रमोशन एंड इट कैन इवन बी ह्यूमिलिएशन. So these are the non-monetary aspects which can be there in terms of punishment, which is obviously negative reinforcement. और जब हम monetary aspects में बात करेंगे rewards की, which are related to the positive reinforcement, तो उसमें जाहिर है कि salary increase, bonuses, benefits, prerequisites जिसमें कि club membership, vacation trips, ये सब कुछ involve होगा जो कि हमने punishment के केस में खत्म कर दिया. और अगर हम नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की बात करें तो जो हमारे पास लिस्ट आ सकती है, दैट कैन बी प्रमोशन, ऑटोनॉमी, रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, ऑफिस असाइनमेंट्स, प्रेफर्ड पार्किंग स्पेस, टाइटल्स, इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें पैसा तो ऐसा नहीं लगता लेकिन दे कॉज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन. अब यहां तक डिस्कशन हमने की. अब हमारी जो डिस्कशन का टर्न है दैट इज टॉकिंग अबाउट प्रिकॉशंस अगेंस्ट इल इफेक्ट्स ऑफ इंसेंटिव सिस्टम्स. तो इन बातों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होगा बिकॉज ये कोई भी मॉडल या कोई भी थ्योरी आप ब्लाइंडली शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे. So there are certain precautions which we have to bear in mind related to the designing of incentive systems. The first precaution you need to focus upon is that there is a tendency amongst workers to sacrifice quality for quantity. आपने ये तो कह दिया कि जितने आइटम बनाओगे उतना आपको हम इंसेंटिव देंगे, कमीशन मिलेगा, लेकिन अब होगा क्या कि लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे और क्वांटिटी पे फोकस करना शुरू कर देंगे. So remember that there is a tendency amongst workers to sacrifice quality for quantity. So this calls for a strict system of checking and inspection. तो इसके लिए अब आपको क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स, आपको क्वालिटी एश्योरेंस एस्पेक्ट्स, इन तमाम चीजों को बड़ा सोच समझकर इंप्लीमेंट वो करना होगा, बड़ा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा और उस सारे सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन रखने की जरूरत वो होगी. The second precaution that incentive schemes bring about a certain fixity in the operations. ठीक है, सो हर कोई जो है वो एक रूटीन प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा और उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीजों की गुंजाइश नहीं बचेगी. सो विच इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन व्यू ऑफ द रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी. द इंसेंटिव स्कीम्स शुड therefore be adequately provided with such revision in case of significant changes. Okay, so technology के अंदर तब्दीली का आना, working processes के अंदर तब्दीली का आना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को गुंजाइश देना, ये चीजें आपकी कंप्रोमाइज होना शुरू हो सकती हैं जब आप इंसेंटिव सिस्टम्स के ऊपर जाओगे, बिकॉज पीपल वुड बी ओनली फोकसिंग अपॉन देयर इंसेंटिव्स रादर देन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा प्रिकॉशन जो हमें मद्देनजर रखना है कि देयर इज ए डेंजर दैट सेफ्टी रेगुलेशंस वुड बी disregarded by workers and this may result in higher accident rates.
ओके, तो ज्यादा काम करने के चक्कर में लोग सेफ्टी मेजर्स को भी यूज करना वो छोड़ देंगे, बिकॉज देयर फोकस वुड बी ओनली ऑन द इंसेंटिव रादर देन देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके, सो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रिकॉशन है। तो दिस मे बी सॉल्व्ड बाय ग्रेटर विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स कंसर्न। तो अब हमें इन चीजों को भी लोगों को शऊर देना होगा इन चीजों के बारे में कि वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें टू गेट मोर इंसेंटिव्स। द फोर्थ प्रिकॉशन, जब हम इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, कि देयर इज अ डेंजर दैट वर्कर्स वुड टेंड टू ओवरवर्क and undermine their heal. Okay, so अपने आप को एग्जॉस्ट कर बैठेंगे। so this may be checked by fixing a ceiling on incentive earnings. तो अब इस मकसद को भी हल करने के लिए हमारे पास तरीकेकार ये होगा कि आप एक अपर लेवल इंसेंटिव सीलिंग टर्म्स में आप डिफाइन कर लोगे कि इससे ज्यादा इंसेंटिव आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप ज्यादा काम करने की कोशिश, एक हद से ज्यादा काम करने की कोशिश वो कर रहे हो। बिकॉज जो होता यह है कि लोगों का एटीट्यूड ऑफ बिकमिंग वर्कaholic वो बढ़ जाता है। तो हमें वर्कaholics नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट वर्कर्स एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। And finally, incentive schemes sometimes lead to jealousies and misunderstanding among the workers because the difference in their earnings वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि लोगों के दरमियान जो जेलसी का फैक्टर है, जो प्रोफेशनल लेग पुलिंग बैक बाइटिंग का कॉन्टेक्स्ट है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो आपको बड़ा सोच समझकर अपने पॉलिसी स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करना है, आपको बड़ा सोच समझकर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, लोगों की पार्टिसिपेशन को कॉल करना है, और इस बात को ज़हन में रखना है कि कोई ऐसा इकदाम आपसे ना हो जिस इकदाम में या तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की खिलाफ वर्जी हो रही है, या कोई और डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर वहां पर नजर आ रहा है, या किसी भी वजह से कोई लेबर कोड प्रोसीजर एक्टिवेट हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। अब हम कुछ प्रीरेक्विजिट्स देखते हैं ऑफ अ गुड वेज इंसेंटिव स्कीम। अब अगर हम गुड वेज इंसेंटिव स्कीम की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको मद्देनजर रखनी है एज अ प्रीरेक्विजिट, और वो है कि द मैनेजमेंट शुड स्ट्राइव टू क्रिएट अ प्रॉपर क्लाइमेट। ठीक है, आपको एक पूरा कल्चर बनाना पड़ेगा, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें के साउंड पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रेडिंग, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। जब से वो कंपनी शुरू हुई और जब वो डेवलप कर रही है तो तमाम चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आपकी पॉलिसीज देयर शुड बी वेल डिफाइंड। Unless there is mutual understanding and concern for improving productivity, even a well-conceived incentive scheme may not yield the optimum results. तो ये बात याद रखिएगा कि जब तक आप लोगों के साथ विन विन एसोसिएशन नहीं बनाओगे, जब तक आप उनको सेम पेज पर लेकर नहीं आओगे, they would not be ready to follow whatever instructions you are circulating. दूसरी चीज जो एक प्री रेक्विजिट है गुड वेज इंसेंटिव स्कीम को डिजाइन करने के लिए, और आपने भी जब अपना पूरा प्रोजेक्ट करना है तो इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम मस्ट बी क्लियर एंड देयर शुड बी वेल अंडरस्टूड एट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ वर्कर्स. Too many factors selected at a time may make it complicated. ओके, तो आपने जो मेजरिंग टूल्स भी डेवलप कर रहे हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो भी याद रखें कि कीप देम एज सिंपल एज दे कुड बी. ओके, अननेसेसरी डिटेल्स बाज़ औक़ात ऐड करने से सिस्टम इंप्रूव करने की बजाय स्टक हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है और बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाते हैं. द थर्ड एस्पेक्ट which is taken up as a prerequisite for good incentive scheme is the scheme should suit both the particular enterprise and its workers. This is, all the workers and supervisors should be consulted so that they understand the objectives and benefits of the scheme and may contribute to its success. जैसा हमने शुरू में बात की थी MBO की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वो होना चाहिए. अगर आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है तो उस सूरत में आपके लिए ऑपरेशनल होना डिफिकल्ट हो जाएगा. और
पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के साथ इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जैसा आपको सेकंड पॉइंट में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम मस्ट बी क्लियर, कि सबको इस बात का अंदाजा हो कि व्हाट टू अचीव, हाउ टू अचीव, व्हेन टू अचीव। ठीक है, विच मीन्स कि टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, दे आर शेयर्ड, दे आर कम्युनिकेटेड एंड देन दे आर अकाउंटेबल। ठीक है, उसके हवाले से चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे और लोगों को इन तमाम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का वो पता हो। और अगर आपने बहुत ज्यादा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर दिए, अगर आपने बहुत ज्यादा टारगेट्स एलोकेट करने शुरू कर दिए, तो उस सूरत में भी वर्क ओवरलोड क्रिएट हो जाएगा और वर्क ओवरलोड क्रिएट होने की वजह से द पीपल वुड बिकम कंफ्यूज्ड। तो टारगेट्स की जो अचीवमेंट है वो भी टाइम ओरिएंटेड हो। आप टारगेट्स के अंदर हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी भी अरेंज कर सकते हो कि कौन से टारगेट्स आपके हाई प्रायोरिटी टारगेट्स हैं और कौन से टारगेट्स आप पोस्टपोन कर सकते हो टिल द हाई प्रायोरिटी टारगेट्स आर अचीव्ड। तो ये तमाम वो स्कीम्स हैं जिनको के डिस्कस किया जाना एम्प्लॉइज के साथ, वर्कर्स के साथ वो जरूरी होगा। अब थर्ड इसमें एस्पेक्ट देखिएगा, इट इज सेइंग दैट इंसेंटिव स्कीम्स should be installed only when production has reached 60% of the rated capacity. Okay. Before I discuss the third point, there is a missing aspect related to the second point, that the scheme should suit both the particular enterprise and its workers. जैसे आपको मैंने अभी expression use किया कि win-win association वो हमें बनानी है. That is, all the workers and supervisors should be consulted so that they understand the objectives and benefits of the scheme and may contribute to its success. So again, participative style जो है, that is appreciated, that is required. अब अगर हम third aspect को देखें कि incentive schemes should be installed only when production has reached 60%. तो आप 60% का हमें पैरामीटर क्यों रखा? उसकी वजह यह है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को पहले एक सर्टेन लेवल पर लेकर आना चाहते हो ताकि आप इन स्कीम्स को कंफर्टेबली थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू बार्गेनिंग, थ्रू पार्टिसिपेशन वो इंप्लीमेंट भी कर सको। ओके, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी परफॉर्मेंस अचीव हो ही नहीं रही तो ऑब्वियसली उस सूरत में इन तमाम पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज सजेस्टेड कि आपकी जो वर्किंग हो, इट शुड बी एट अ लेवल बिफोर यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दीज इंसेंटिव स्कीम्स। So the quantum of incentive paid at the low levels of production and efficiency should be such as to ensure that earnings continuously increase when the targets are raised. Okay? और ये बात भी ध्यान में रखें कि ये आपके पास वन टाइम इंक्रीज की बात नहीं हो रही है, आपको कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द एवेन्यू ऑफ परफॉर्मेंस पर लेकर चलना है और कंटिन्यूअसली लोगों को भी अपनी वर्किंग को बेहतर से बेहतर बनाना है। एंड ये सब मुमकिन तब होगा जब चीजें क्वांटिफाइड हो, मेजर्ड हो, शेयर्ड हो और ऑब्जेक्टिवली डिजाइंड हो। हमारे पास फोर्थ प्रीरेक्विजिट इस सीरीज में आ रहा है कि गुड इंसेंटिव स्कीम जब आपने डेवलप करनी है तो इट इज सेड दैट इंसेंटिव्स शुड नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन बट also result in higher productivity and lower cost per unit. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, आपका फोकस प्रोडक्टिविटी पर होना चाहिए। और आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी को बाज़ औक़ात आप बढ़ा भी सकते हो इवन बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन, बिकॉज बेसिकली प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी आपकी आउटपुट और इनपुट रेशो है। तो अगर आप प्रोडक्शन को भी कम करो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करो, तो और इनमें जो प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो वो इस तरह से हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा प्रोपोर्शन में कम हो एज कंपेयर टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्टिविटी आपकी तब भी एनहांस वो हो रही होगी। देयरफॉर रिमेंबर कि आपका फोकस शुड बी ऑन द प्रोडक्टिविटी रादर देन ओनली द प्रोडक्शन। और साथ ही साथ आपने इस बात की कोशिश भी करनी है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज ना हो रहा हो। Okay, and the gains of increased productivity should be shared both by the employer and the employed. तो अगर एक वर्कर हायर प्रोडक्टिविटी लेवल अचीव कर रहा है, चाहे प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उस सूरत में भी हमें उसको बेनिफिट लाजमन देना चाहिए। फिफ्थ एस्पेक्ट देखिएगा कि द स्कीम शुड नॉट बी वेरी कॉस्टली इन ऑपरेशन। आप जाहिर है कि अपनी इस्तिताअत और बसात से ज्यादा इंसेंटिव तो नहीं दे पाओगे, therefore it is suggested that it should not involve the maintenance of very elaborate records, complicated calculations, and too much material handling. Okay, so try to keep the things simple.
आप अपने इंसेंटिव प्रोग्राम्स को भी सिंपली डिजाइन करें और उनके साथ जो एसोसिएटेड एंड रिलेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी सिंपल डिजाइन वो करें। द नेक्स्ट एस्पेक्ट, जैसा अभी हमने देखा कि आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस एंड टू मच मटेरियल हैंडलिंग की बजाय फोकस करना है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सो द स्कीम शुड बी बेस्ड ऑन अ वर्क स्टडी एंड द वर्क कंटेंट्स ऑफ वेरियस जॉब्स शुड बी स्टेबलाइज्ड। तो आप डिफरेंट रिसर्च वो कंडक्ट करते रहो ताकि आपको इस बात का पता चलता रहे कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या हैं, वर्कर्स की प्रायोरिटीज क्या हैं, और आप उन तमाम को आपस में कोरिलेट वो कैसे कर सकते हो। इसी के साथ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट इन प्रिंसिपल ईच इंडिविजुअल और ग्रुप शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू एफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी। For disparity in earnings may create discontent. Unless the scheme, it is well defined, it may turn out that indirect groups may receive higher incentive earnings than the main production group. तो आपको ये भी सोचना होगा कि एक्चुअली हम रिवॉर्ड करना किसको चाह रहे हैं, बिकॉज बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी रिवॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे जो कि शायद उसको उतना डिजर्व ना करते हों। So, आपने जब इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो इंडिविजुअल्स कौन है, वो ग्रुप्स कौन से हैं जिनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस आप डिजाइन वो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने ग्रुप बेस्ड परफॉर्मेंस को अपना नॉर्म बनाया। आप ग्रुप बेस्ड परफॉर्मेंस में कुछ लोग हाई परफॉर्मर्स हैं, कुछ लोग लो परफॉर्मर्स हैं। तो जो हाई परफॉर्मर्स होंगे दे वर बेसिकली देयर टू पुट द होल एफर्ट, लेकिन जब ग्रुप में इंसेंटिव प्लान्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो low performers जो थे they were also getting equal to the high performers. Reason being that compensation was designed and aligned with the group, not individual effort. तो इस मकसद को हल करने के लिए भी बाज़ औक़ात हमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं कि a portion would be related to the group assignment and the rest would be related with the individual assignment. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि the scheme should have elasticity to take care of technological and other changes taking place from time to time and rectify errors that may have crept in at the time of its initial introduction. Okay, तो बाज़ औक़ात आपका जो सारा सिस्टम डिजाइन है वो उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं होता। उस सूरत में बहुत सारे ऐसे कंपनसेशंस वो अनाउंस किए जा रहे होते हैं जो शायद आपकी कॉस्ट को वो इंक्रीज कर दें या जो शायद आपकी परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड ना हो। तो उस सूरत में हमें बड़ा कॉन्शियसली इस बात को सोचना होगा कि हम ऐसी स्कीम्स एस्टैब्लिश करें जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और उनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के तहत आने वाली तब्दीलियों को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनुअल वर्क से ऑटोमेशन की तरफ जा रही है तो इस सिचुएशन को भी आप एंटरटेन वो कैसे करोगे। Likewise, the ninth point is that the scheme should not undermine cooperation amongst the workers. It should rather stimulate cooperation with a view to achieving the common objectives of increasing the well-being of the business and therefore of workers in general. Okay, तो लोगों के दरमियान पॉजिटिव एसोसिएशन एंड रिलेशन में होना चाहिए। उनके दरमियान विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंपटीशन की बजाय अगर आपस में कोऑपरेशन की एनवायरनमेंट होगी तो शायद वो ज्यादा कलेक्टिवली काम वो कर पाएंगे। तो एक कल्चरल जो ओरिएंटेशन है दैट इज टू बी फोकस्ड अपॉन। द 10th फैक्टर जो हम इस सीक्वेंस में देख रहे हैं कि आपने इंसेंटिव प्लान प्रॉपर कैसे डेवलप करना है, उसके बारे में आपका ऑथर लिखता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर इंसेंटिव पेमेंट्स should be set up at the average performance level of the employees. ठीक है, क्योंकि बाज लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, they might get more, बाज लोग उतने टैलेंटेड नहीं हैं, they might get less. So इस सूरत में याद रखिएगा कि हम आमतौर पर एवरेज वैल्यूज के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। मैं फिर से इस पॉइंट को पढ़ रहा हूं कि द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर इंसेंटिव पेमेंट्स शुड बी सेट अप एट द एवरेज परफॉर्मेंस लेवल। ओके, तो आउटलायर्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट इज दे शुड नॉट बी टू हाई और टू लो।
Such performance standards should be set as are within the control of employees. The adoption of objective assessment procedures and use of functional responsibility are to be advocated in addition to such indices of productivity as wage cost per unit, salary savings on inventory and etc. So इस सारे एक्सप्रेशन का हमारे पास जो कंसर्न बन रहा है वो ये है कि आप जो भी टारगेट्स, जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स एंड केपीआईज एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उनको एवरेज परफॉर्मेंस के हवाले से आप कैलकुलेट करो और इंप्लीमेंट करो. Okay, neither the performance levels should be too low, neither the performance levels should be too high. Okay, so हम लोगों की एवरेज कैपेबिलिटी, एवरेज लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को एसोसिएट करना चाहते हैं इस सारे सिस्टम के साथ. इसी तरह हमारे पास जो 11वां अब इसमें एस्पेक्ट आ रहा है, इट इज सेइंग टू मेक द स्कीम इफेक्टिव अ क्लाइमेट शुड बी क्रिएटेड. और उस क्लाइमेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ट्रस्ट की होगी. A climate should be created in which employees feel that the management is fair and just. Okay, तो हमारे पास 3 की एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि there should be justice, there should be fairness and there should be trust. तो जब 3 चीजें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान कायम हो जाएं तो फिर ऑब्वियसली वहां पर कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हमें आते नजर आते हैं. सो हम इस पॉइंट को फिर से देख रहे हैं कि to make the scheme effective, a climate should be created in which employees feel that the management is fair and just in its dealings with them on wage incentive matters. For this purpose, mutual discussions and appropriate management action should be called for. Okay, तो चीजों को डिस्कस करके, लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ, लोगों को कोलैबोरेट करके आप डिसीजन मेकिंग जो है वो अपनी करो. और फिर ऑब्वियसली इफ दे आर वर्किंग एंड इफ दे आर परफॉर्मिंग तो फिर उनको कंपनसेट भी हमें अप्रोप्रिएटली करना चाहिए. The 12th, the last but not the least point is that incentive payment should be made as soon as possible after a job is completed. जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क हो जाने से पहले अदा कर देनी चाहिए. सो बिल्कुल इसी तरह इंसेंटिव पेमेंट, हम इस बात को इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के अंदर कि इंसेंटिव पेमेंट शुड बी पेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द जॉब इज कंप्लीटेड. तो जो भी आपने उनको टारगेट दिया, अगर वो टारगेट वक्त पर अचीव हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट जो कंपनसेशन है वो भी वक्त पर अदा वो करो. सो एनी hastily conceived or haphazardly introduced incentive scheme does not give you any good. Actually, it would give you more harm. Therefore, it should be introduced after a proper consideration of the various preparatory measures. Okay? अब उन various preparatory measures में, for example, ये सारी की सारी बहस आपकी शुरू होगी जॉब एनालिसिस से, क्योंकि जब तक आपको जॉब को डिजाइन करना नहीं आ रहा, जब तक आप क्वालिफाइड लोगों की असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप टैलेंट को एक्वायर और रिटेन नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त तक शायद ये तमाम चीजें आपकी इंप्लीमेंट ना हो सके. सो यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम अब खत्म हो रहा है और we'll be starting from the same point after the break.